स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये 6523 कोड है, सेट 3 है। जिन बच्चों का ये सेट आया है वो अपने सॉल्यूशंस इसमें से चेक कर सकते हैं, एंड जिनका इस कोड से मिलता जुलता सेट 2 या 1 है उनके भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे, वो भी चेक कर सकते हैं। इसका हम सेक्शन ए कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका सेक्शन बी और सी होगा। तो अदर सेट्स भी आप जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ π/3 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 3√3। ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है। तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी ए डॉट बी की। तो इसमें हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है। तो अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कहें, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए क्रॉस बी वैसे तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो उसमें एन कैप भी होता है, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो एन कैप नहीं लगाना। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ना। तो ये आपको गिवन था, यहाँ से थीटा भी आपको दिया था π/3। देन आपने साइन π/3 की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू रखनी थी √3/2, जिससे आपका ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको जब आप वहाँ लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड कैंसिल होके 6 आ जाएगा ये। अब डॉट जब आप निकालोगे तो आपका डॉट में इसका मैग्नीट्यूड तो आता ही है, साथ में कॉस थीटा आता है ना। कॉस थीटा मतलब कॉस 60 होता है हाफ, और ये वाला जो प्रोडक्ट आपने यहाँ से निकाला है वो यहाँ रख दोगे, तो ये 3 1 3 इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जब भी आपको क्रॉस का मैग्नीट्यूड दिया हो तो आप डॉट का भी आंसर निकाल सकते हैं अगर एंगल पता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3। तो 3 किस किस का आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए दिया, बी दिया, सी दिया, यानी कि ये आपको वर्टेक्स दिए हुए ए बी और सी, ये वेक्टर नहीं दिए, ये ध्यान रखना, ये वर्टेक्स दिए। ये वर्टेक्स का मतलब ये इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी डी, और आपको डी के पोजीशन वेक्टर निकालने। तो देखो एक पैरेललोग्राम में अगर 3 वर्टेक्स आपको पता है तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, 11th क्लास में किया हुआ है ना। तो अगर एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपको इनके वर्टेक्स वाले वेक्टर दिए तो हम इनसे इनके पॉइंट मालूम कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर ये 4 i कैप 2 j कैप और -6 8 k कैप है, तो ये वर्टिसेस है ना एक्चुअल में, तो इसका यानी कि पॉइंट होगा एक। तो यानी इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे 4 2 -6। सेम ऐसे बी के पॉइंट आ जाएंगे 5 -3 1, और सी के पॉइंट आ जाएंगे 12 4 और 5। और डी क्या, फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते थे ना। पहले ए सी का मिड पॉइंट निकाल लो, 4 + 12/2, 2 + 4/2 एंड -6 + y/2। और ये जो इसका मिड पॉइंट आएगा वो बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो बी डी का भी मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, 5 + x, इसको x1 y1 z1 मान लेना। तो ये आ जाएगा 5 + x1/2 -3 + y1/2 और 1 + z1/2, और इसको इसके इक्वल कर दोगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे 11 9 -2, यानी ये फोर्थ वर्टेक्स आपका निकल जाएगा 11 9 और -2। ऐसा देखो किस में है 11 9 और -2, इस वाले ऑप्शन में देखो 11 + 9 -2। वैसे तो यहाँ भी है बट यहाँ 11 माइनस में है, तो ये वाला सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो जैसे आप करते थे ना, पॉइंट को रखोगे और फोर्थ वर्टेक्स जैसे पैरेललोग्राम में निकालते थे वैसे ही निकालना था, और फिर उसे वेक्टर फॉर्म में बनाना था उसका पोजीशन वेक्टर। तो किस किस बच्चों ने यही आंसर किया है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, पी ए - बी आपको 1/5 गिवन था, पी ए भी गिवन है और b/a निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो होता है, ए की गिवन है तो ए की नीचे आएगी और बी और ए का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। अब हमें लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं मालूम, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, a - b दिया हुआ है। अच्छा, a - b की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है, a की प्रोबेबिलिटी में से जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a में से इंटरसेक्शन को हटाना होता है। तो ये आपको गिवन था 1/5, तो यहाँ से a की प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इसको इसमें से माइनस करके, तो ये 2/5 आएगी। फिर कंडीशनल में लगाना था इसका फॉर्मूला, इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने, और फिर a तो दिया ही हुआ था, तो इसका 2/3 आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 2/3 डी ऑप्शन इसका करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0 to 2π cos² x का इंटीग्रेशन करना था और इक्वल में ये दिया हुआ था, बट यहाँ पे देखो 0 से 2π और ये 0 से π/2 पे चला गया। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से अगर 2a है
तो अगर हम इस फंक्शन को इस 2a माइनस एक्स पे चेक करें, किस पे, 2a माइनस एक्स पे, 2a माइनस एक्स पे, तो ये अगर फंक्शन पुराना फंक्शन ही मिल जाएगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 0 ये डबल से सिंगल में आ जाता है ना, तो ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो हमने क्या किया, 2 पाई एक्स की प्लेस में क्या रख दिया, 2a माइनस एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये 2a 2 पाई है ना। तो फिर हमने देखा तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव ही होता है, तो ये यानी कि ये फिर से मुझे एफ एक्स ही मिल गया ना। तो अगर ये एफ एक्स ही मिल जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं और ये लिमिट आधी कर सकते हैं, तो ये 2 पाई से पाई पे चली जाएगी। उसके बाद फिर से आप क्या कीजिए, फिर से ये प्रॉपर्टी लगाइए। तो अब की बार लिमिट 2 पाई नहीं है, पाई है, तो पाई माइनस एक्स रखेंगे इस एक्स की जगह। और जब पाई माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस पाई माइनस एक्स वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे होता है, तो कॉस एक्स नेगेटिव तो आएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर लगाए ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फिर से हमें कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव मिल जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स नेगेटिव होता है, नेगेटिव कॉस एक्स, बट जब उसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स फिर से पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी फिर से आपको ये फंक्शन ही मिल गया ना। फिर से ये रूल लगाओगे कि 2 तो ऑलरेडी बाहर था, यहाँ इस वाली एंटी में फिर से 2 बाहर आ जाएगा और ये लिमिट पाई से किस पे चली जाएगी, आधी और आधी हो जाएगी। तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा आया, 4 है ना। तो अगर ये 0 से π/2 है तो ये कांस्टेंट क्या बाहर आएगा इसमें, 4। तो यानी k कितना होना चाहिए, 4। तो ये प्रॉपर्टी आपको 2 बार लगानी थी, एक बार यहाँ पे और फिर एक बार यहाँ पे फिर से। तो यानी कि k आपको पूछा था तो k कितना आएगा, 4। तो किस इसका ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताना। k की वैल्यू आएगी 4, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ ABCDEF आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ये जो डेल्टा बना हुआ है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये फाइंड करना था। अब देखो आपने अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए तो एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा होगा। क्या होता है वो फॉर्मूला, कि ये जो एरिया होता है वो हाफ वर्टेक्स को आप ऐसे अरेंज करते थे ना, ABCDEF और यहाँ पे 1 1 लिख देते थे। तो एरिया का फॉर्मूला तो सबने डिटर्मिनेंट में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपको, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे AB देखो ये जो ऐसे लगा हुआ है, बल्कि इन्होंने कैसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा दिया। एक्चुअल में इन्होंने इसका ट्रांसपोज बना दिया, ये ऐसे ना करके ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे बना दिया, ऐसे करके ऐसे। यानी कि हमने क्या किया है, इस डिटर्मिनेंट की जगह इसको ट्रांसपोज में चेंज कर दिया। और वो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो डिटर्मिनेंट A होता है ना वही उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी आता है। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हो चाहे उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो इक्वल होती है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया और इस पर डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा इस पर स्क्वायर लगा है ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। अगर तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करनी पड़ेगी, तो अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा और इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको तो ये फाइंड करना है ना, तो ये 1/4 को यहाँ भेजो तो 4 हो जाएगा। तो ये वाला देखो किस ऑप्शन में आपका, ये इसका स्क्वायर निकालना है ना, इसका स्क्वायर, तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये आंसर आएगा इसके स्क्वायर का। तो पहले तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाओ, फिर इसको ये नहीं दिया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में इसका ट्रांसपोज दिया है, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी से देखा कि एक का जो डिटर्मिनेंट है वो इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है, तो इसको इसकी इक्वल रख दिया। और फिर स्क्वायरिंग थी क्वेश्चन में तो हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये 4 यहाँ चला गया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर देखो किस ऑप्शन में था आपका, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स इज। अब देखो ध्यान से, इसमें कई बार बच्चों ने सिर्फ जस्ट मॉडुलस एक्स पढ़ लिया। मॉडुलस एक्स तो अगर बोले तो वो 0 पर सिर्फ कॉन्टिन्यूज होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट यहाँ पे सिर्फ मॉडुलस एक्स नहीं है, एक्स के साथ मॉडुलस एक्स मल्टीप्लाई में है। तो जब आप इसको फंक्शन बनाओगे तो आपको पता है कि अगर एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो जो मॉडुलस के अंदर एक्स होता है वो माइनस एक्स बन जाता है। तो इट मीन्स एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन बन जाएगा। और अगर एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक्स पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस का डेरिवेटिव -2x मिलेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो +2x मिलेगा। अब अगर हम इसे 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस पे, तो इस वाले पे रखना पड़ेगा ना ये वाले पे, तो -2 0 माइनस h रख दो x की जगह। तो ये देखो ये जब h 0 पुट करोगे तो ये 0 ही आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी रखोगे जब 0 + h, तो 2x के प्लेस में क्या रख दोगे, 0 + h इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे भी तो ये h जब रखोगे 0 तो
जीरो ही बन जाएगा ना, तो यानी कि जीरो माइनस पे भी ये जीरो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और प्लस पे भी, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे भी। मॉडुलस होता तो डिफरेंशिएबल नहीं होता, बट ये मॉडुलस नहीं है, सिर्फ इसके साथ तो एक्स भी है, और इसका ग्राफ जब आप बना के देखोगे ना तो ये ऐसे आएगा, देखो तो ये देखो जीरो पे भी तो डिफरेंशिएबल है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव के, क्योंकि देखो यहाँ भी स्लोप इंक्रीज कर रहा है और यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस भी है जीरो पे और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए था, कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, दोनों है ये। अगर सिर्फ मॉडुलस एक्स आता तो आप सिर्फ बोलते कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये एक्स मॉडुलस एक्स है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन लगाया है बताना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ 10x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के, फाइंड करना था dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेवल हाई है क्वेश्चन पेपर का, बट फिर भी मान के चलो थोड़ी लीनियंट चेकिंग तो हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे भी आए हुए थे और जो 1-1 मार्क्स के हैं इतने इजी नहीं थे कि माइंड में जल्दी जल्दी हो जाते, तो थोड़ा तो लीनियंटली चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सारे सेट्स ही बच्चों को हार्ड लग रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 10 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इस एक्स प्लस वाई को ना सेपरेट कर लेना है। कैसे करोगे, ये 10 को यहाँ भेज दीजिए तो ये 10 इनवर्स के हो जाएगा। अब 10 इनवर्स के है, यहाँ कुछ एक्स वैक्स तो है नहीं, तो ये पूरा एक तरह से कॉन्स्टेंट है, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे जब तो ये 10 इनवर्स के तो जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये अपॉन में है ना, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि इसका तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाता है, पहले वी यू का डेरिवेटिव करते हैं, फिर वी एज इट इज़, फिर वी का डेरिवेटिव करते हैं, तो यू एज इट इज़ पता है ना, यू बाई वी का क्या होता है, पहले यू का डेरिवेटिव वी, फिर वी का डेरिवेटिव यू, और नीचे क्या होता है वी का स्क्वायर। तो ये हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन रूल लगाया। अब जब आप क्वेश्चन रूल में यू का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स की रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, बट वाई का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 तो आएगा, बट डी वाई बाई डी एक्स भी तो आएगा प्लस में, है ना, ये पूरा यू है, तो यू का इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी, और ये वी एज इट इज़ सेम ऐसी। अब की बार ये यू एज इट इज़ करोगे माइनस साइन लगा के, और वी का डेरिवेटिव करोगे तो वी का डेरिवेटिव होता है इस पूरे का, तो पहले इसका करोगे तो 1 आएगा और इसका करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। उसके बाद ये पूरा तो जो नीचे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा, ये नीचे वाला तो हट गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी एक्स वालों को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डी वाई बाई डी एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम ऐसी एक्स प्लस वाई 1 से हो रहा है, फिर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स से भी हो रहा है। अब डी वाई वाले डी एक्स वाले टर्म ये दोनों है, तो इन दोनों को तो आपने इधर ही रख लिया, कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें से अंदर ये बचेगा और इसमें से ये बचेगा प्लस में, है ना। और फिर ये जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं इनको इधर भेज दो, ये माइनस में था इधर पूरा, तो इधर प्लस में चला गया, और ये यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में चला गया। यहाँ से ये एक्स से एक्स कट गया तो वाई वाई 2y हो जाएगा, और इधर ये वाई से वाई कटा तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो ये जो 2x मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका वाई बाई एक्स। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन रूल है ये आना चाहिए था, बाकी तो 10 को इधर भेज दो तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसका तो ख़त्म ही हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व करना था। तो ये आंसर बताइएगा किस किस का आया, थोड़ा क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट था ये वाला। तो वाई बाई एक्स इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z गिवन था ए एक्स प्लस वी वाई एलपीपी में, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 42 है 4 6 पे और मिनिमम वैल्यू 19 है इस पे, तो कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पॉइंट पे गिवन है और मिनिमम भी गिवन है, तो यहाँ से ए और बी के लिए आपको 2 इक्वेशंस बनानी थी। तो सबसे पहले तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ठीक है। तो इसमें z मैक्सिमम कितना दिया है 42 और पॉइंट क्या दिए थे 4 6, तो x की जगह 4 रखना है और y की जगह 6 रखना है यहाँ पे। तो x 4 रखोगे तो 4a हो जाएगा और y रखोगे 6 तो 6b हो जाएगा। सेम ऐसे मिनिमम पॉइंट रखना था z 19, तो ये पॉइंट क्या था 3 2, तो x के प्लेस में 3 रखना था इस वाले में, ये जो मैक्स ये फंक्शन होता है। x की जगह 3 तो 3a, y की जगह 2 तो 2b,
और फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करना तो सबको आता ही है। पहले इसके कोफिशिएंट सेम करने के लिए 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, देन जब ये कोफिशिएंट सेम हो जाए तो ऊपर नीचे रख के इसे सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, और फिर a की वैल्यू या तो इसमें रख देना या इसमें रख देना, तो b की वैल्यू 5 आएगी। तो a 3 और b 5 आप देख लेना कौन से ऑप्शन में था, तो ये आपका ऑप्शन सी में था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हल्की सी कन्फ्यूज़न है, वो बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता देना आप कि क्या आपने क्या आंसर लिखा। तो इसमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट आपको गिवन थे, 3 कॉर्नर पॉइंट दिए हुए थे और z भी दिया हुआ था, और पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो पहले हमने इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहला पॉइंट 0 4 दिया हुआ है, तो इस पर x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 96 आएगा। सेम ऐसे सेकंड पॉइंट आपको 8 0 दिया हुआ था, तो ये 30 × 8 प्लस 24 × 0, तो ये तो 240 आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 240 आ गया। फिर ये वाला पॉइंट रखोगे x के प्लेस में 20/3, y के प्लेस में 4/3, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 200 और ये 32 आ जाएगा, तो ये 232 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, मैक्सिमम z में से मिनिमम z को माइनस करना है। देखो मैक्सिमम तो ये वाला आया है ना, ये मैक्सिमम आया है आपका, ये वाला, और ये वाला क्या आया है, ये वाला, ये मिनिमम आया है ये वाला। तो मैक्सिमम और ये मिनिमम को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 240 माइनस का 96 करोगे तो ये आएगा 144, जबकि ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे भी 144 नहीं दिया है, 136 दिया है, वो तो आपका ऐसे आएगा। फिर इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में, आप बताइएगा कमेंट करके कि आपने क्या आंसर लिखा है। तो या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, एक ऑप्शन देना चाहिए था 144, तो यहाँ तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, तो 136 का मतलब तो फिर इसमें से इन्होंने इसको माइनस किया होगा, तभी आया होगा 136। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके क्या आंसर लिखा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 1 और -1। तो आपको पूछा था, देखो मैट्रिसेस जस्ट मैट्रिसेस पूछते तब तो आंसर कुछ और होता, बट यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो ध्यान देना था आपको। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे, 3 ऑर्डर का है ना, तो 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट है, और 9 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9। अगर सिर्फ मैट्रिसेस पूछे तो 2 की पावर 9, बट क्वेश्चन में ध्यान दो सिमेट्रिकल मैट्रिसेस पूछे थे। तो सिमेट्रिकल मैट्रिसेस में क्या होता है कि जो एलिमेंट अबव एंड बिलो द डायगोनल होते हैं ना वो सेम होते हैं। डायगोनल एलिमेंट पता है ना, A11 A22 A33, तो उनके जो अबव वाले एलिमेंट होंगे और जो बिलो वाले होंगे वो सेम होते हैं। तो इट मीन्स हमें सिर्फ मतलब एक तो डायगोनल वाले देखने होते हैं और एक अबव वाले या बिलो वाले, दोनों में से कोई एक, तो सिर्फ 6 एलिमेंट ही चूज़ करने होते हैं सिमेट्रिकल में। 3 डायगोनल एलिमेंट होते हैं और 3 क्या होते हैं, अबव डायगोनल वाले। ठीक है, तो यानी 6 ही, तो 2 की पावर 9 नहीं लेने होते सिमेट्रिकल में, हमें 2 की पावर कितना लेना होगा, 6 लेना होगा। समझ आया, तो ये 64 आ जाएंगी। तो किस किस ने 64 लिखा है आंसर कमेंट करके बताइए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन 64, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे की क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो ये डिटेल सोल्यूशन है इसलिए पार्ट बनेंगे इस पूरे सेट के। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइए एग्ज़ाम कैसा गया। बाकी जहाँ तक है थोड़ी चेकिंग लीनियंटली होगी एग्ज़ाम में।